गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। हमारा अध्याय नंबर 7 है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये कहानी सी है। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना भी चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र चित्रित हैं। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? तो एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य था अशोक का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। इसके बाद देखेंगे हम वंश के बारे में। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उनका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। इसके बाद में तक्षशिला उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अर्थात जैसे वनों में फल फूल एकत्रित करते हैं और उसके बाद में जो जानवर होते हैं उनका शिकार करके वो अपना जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से किस प्रकार से भिन्न होता है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। अर्थात सभी जगह से वो कर इकट्ठा करके अपने साम्राज्य को चलाए, इसके लिए अधिकारियों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता है? तो चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अर्थात जो सर्वोच्च इकाई होती थी वो राजा होता था, अर्थात सम्राट होता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे। उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थात जो कौटिल्य
की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें लिखा गया है कि जो उत्तर पश्चिम था वो कंबल के लिए और जो दक्षिणी भारत था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध होता था। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, अर्थात भेंट दी जाती थी। नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। इसके बाद में राजधानी में सम्राट की स्थिति देखिए। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने कुछ देखा और उसका विवरण किया है। यहाँ पर हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश न करे। उनके खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रातें एक ही कमरे में नहीं सोते थे, अर्थात वो जगह बदलते रहते थे। पाटलिपुत्र की देखिए घटना। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, अर्थात लकड़ी से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। और अंत में जंगल वाले इलाके से आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र रहते थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे, अर्थात ये चीज़ें प्राप्त करे और उनको मौर्य साम्राज्य के लोगों को दे। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों है? तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मण लिपि में लिखे हैं, अर्थात 2 लिपियाँ थी, एक तो प्राकृत और एक ब्राह्मी लिपि थी, जो अधिकतर उनके लेख लिखे गए हैं। कलिंग के युद्ध की बात करें तो अशोक का ये अभिलेख था। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए ले गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। और क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मर्तकों के प्रति दयावान होते हैं, वे युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं जानता हूँ कि दम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते युद्ध न करें। अर्थात उन्होंने एक नीति अपनाई थी, धम्म की नीति, जिसमें उसने युद्ध त्याग कर दिया था। अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसकी हम बात करेंगे, हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।